मनी गुरु आर्मी स्पेशल में मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी और आज का मनी गुरु समर्पित है उन सोल्जर्स को जो कि दिन रात हमारी हिफाजत करने में लगे हैं, जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। आज हम उनके और उनके परिवार की फाइनेंशियल सुरक्षा की बात करेंगे और देखिए इस चर्चा में हमारे साथ हैं बेहद ही खास मेहमान, हम फौजी इनिशिएटिव्स के सीईओ और रिटायर्ड कर्नल संजीव गोविला जी। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। और देखिए संजीव जी के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, ये खुद आर्मी में रह चुके हैं। 1983 से लेकर के 2010 तक आर्मी में थे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए काम करते हैं। तो सर बहुत खुशी हो रही है आपके साथ आज का शो करते हुए, क्योंकि जो देश की सेवा कर रहे हैं आप उनकी सेवा कर रहे हैं और इसीलिए मनी गुरु आर्मी स्पेशल में आपसे बेहतर सलाहकार कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप पिछले काफी वक्त से आर्मी के लोगों को सलाह देते हुए चले आ रहे हैं। और सबसे पहले जैसे आर्मी के जो लोग होते हैं उनकी ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि उनके पास वक्त की कमी होती है और शायद इसी वजह से वो ठीक ढंग से निवेश भी नहीं कर पाते हैं। खुद के बारे में सोचने के लिए उनके पास वक्त नहीं होता है। तो सर अगर सैनिकों के फाइनेंशियल प्लानिंग की हम बात करें तो उनकी निवेश की रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर मैं आर्मी के लोगों की बात करूं, बल्कि आर्म्ड फोर्सेस के, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों आ जाते हैं, तो उनकी कई पेक्यूलियरिटीज़ होती हैं। उसके अंदर मैं उनको दो भाग में अलग करना चाहूँगा। एक तो होते हैं जवान्स और दूसरा हो गए ऑफिसर्स। ऑफिसर्स की अगर मैं बात करूं तो ऑफिसर्स को कुछ हद तक ये चीज़ें मालूम होती हैं कि किस तरह से निवेश करना है, किन चीज़ों को चुनना है, किन को नहीं चुनना है। ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी तरीके से मालूम होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मालूम होता है। दूसरी तरफ में अगर हम बात करें जवानों की, तो जवान वो होते हैं जो आर्मी की जो कंडीशंस होती हैं, आर्म्ड फोर्सेस की कंडीशंस होती हैं, उनकी वजह से उनके ऊपर निवेश करने में ज़्यादा मुश्किल होती है। कुछ मैं चीज़ें उनको आपको बताना चाहूँगा कि क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स और जवानों की बिल्कुल अलग होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है जो आप सभी जानते हैं, वो होता है उनकी लोकेशंस। ये जो जवान और ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी के लोग जो होते हैं, वो काफ़ी रिमोट लोकेशंस में, बहुत हदों के ऊपर होते हैं, देश की हदों पे होते हैं, या अगर वहाँ नहीं भी होते हैं तो भी ऐसे एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे उनको किसी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई इंश्योरेंस एजेंट होगा जो एक फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम करने के लिए उनके साथ है, लेकिन उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ भी लिमिटेड होती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है, अगर ये लोग अपने आप भी कुछ करना चाहें तो भी वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ जिनके अंदर निवेश कर सकते हैं, जिनके थ्रू निवेश कर सकते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम होती है। मान लीजिए ये लोग किसी तरीके से इस तरह का कोई सहारा उनको मिल गया, कोई एडवाइज़र मिल गया, कोई कंपनी मिल भी गई, तो भी 1 से 3 साल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ट्रांसफ़र होके कहाँ जाएंगे किसी को नहीं मालूम। उनको खुद बिल्कुल ऑलमोस्ट लास्ट मिनट पे जाके मालूम होता है कि मेरा ट्रांसफ़र यहाँ पे होने वाला है। तो फिर दूसरी जगह जाके फिर से जो उनकी रिलेशनशिप बनी थी, जिस तरह की, उसको दोबारा से कायम करना पड़ता है। बीच में हो सकता है एक गैप आ जाए, एक ब्रेक आ जाए, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि उनका जिस तरह का जॉब है, उनका 24/7 जॉब है, जिसमें कोई किसी तरह का शक नहीं है। उनका अपना शुरू से ही इस तरह की इथॉस बनाई होती है, सर्विस फर्स्ट। अपने को, वो अपनी ज़रूरतों को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पीछे छोड़ देते हैं। वो सिर्फ अपना जॉब करने में, देश की रक्षा करने में, देश को संभालने में अपनी तरफ से लगे रहते हैं। इससे काफ़ी उनको नुकसान होता है। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग भी इसी तरह से दी जाती है कि खुद के बारे में वो नहीं सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। और शायद यही वजह है कि हम देखते हैं कि अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कहीं से बिगड़ जाए तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी इफेक्ट होती है। लेकिन आर्मी के लोगों में हमने ये चीज़ नहीं देखी है। भले वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन देश के बारे में और उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है
वो जरा भी डगमगाती नहीं है। तो इस तरह से अड़चनों की भी हम बात कर रहे हैं सर, एक एक करके हम अलग अलग पॉइंटर्स पर जरूर आएंगे, लेकिन मेन जो अड़चने उनकी लाइफ की हैं, जैसा कि आपने कहा कि अलग अलग जगहों पर उनकी पोस्टिंग होती है, हम व्यूवर्स को दिखा भी रहे हैं वो तमाम पॉइंटर्स, और नौकरी जो वो कर रहे होते हैं उसकी प्रकृति, और इसके अलावा निवेश की जानकारी उन्हें कम होती है। तो ये तमाम बारीकियां, अड़चने आपने अभी बताई, और एक एक करके अगर इन सब के ऊपर मैं आऊं सर, तो सबसे पहले पोस्टिंग से हम शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आपने भी जैसा कहा कि उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह पर होती है और ट्रांसफर होते रहते हैं, सबसे एंड में उन्हें पता चलता है। तो ये पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर होना कितना बड़ा फैक्टर है निवेश के साथ, अगर हम इसे जोड़ करके देखें तो? देखिए, कोई भी एक फाइनेंशियल चीज जो होती है वो किसी का अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं होता है। उसके लिए नॉलेज चाहिए होती है, पढ़ना पड़ता है, क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ नहीं अच्छी है, और अगर वो अपने आप नहीं कर सकते हैं तो उन्हें किसी की सलाह लेनी पड़ती है। अगर सलाह लेना पड़ता है तो जो सलाहकार होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी आप खुद ही सोच सकते हैं कितनी कम होगी जब हम डिफ़िकल्ट एरियाज़ में चले जाते हैं, रिमोट एरियाज़ में चले जाते हैं, तो एडवाइजरी जो है उनको किसी भी तरह का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से जो है अगर उसके अंदर उन्हें कोई एडवाइज़र मिल भी जाता है और हर 1 या 2 या 3 साल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो जो कुछ भी उन्होंने अचीव किया होता है उसमें काफ़ी बड़े गैप्स आ जाते हैं, और कहीं पे इन सब की वजह से उनका अपना मनोबल भी कम होता चला जाता है, कहीं पे ये चीज़ बैकग्राउंड में चली जाती है, और वो जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जो बहुत अच्छी तरह से वो कर सकते हैं वो कहीं पे छूट जाती है। बिल्कुल। तो अलग अलग जगहों पर जो पोस्टिंग होती है उसके चलते भी, और अब ठीक ढंग से इन्हीं सब चीज़ों के बीच में आप अपनी फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उनके बारे में सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और शायद उसके ऊपर आप गौर भी नहीं कर पाते हैं। तो ये तमाम अड़चने जो आर्मी के लोग हैं, जो जवान हैं, उनके सामने आती है। इसके अलावा अगर हम उनके काम करने की जो प्रकृति है उसके ऊपर अगर हम चर्चा करें, क्योंकि बहुत ही जोखिम भरा काम है, घर वालों से दूर रहते हैं, सोशल लाइफ नहीं होती है, तो एंजॉय और एंटरटेनमेंट इतना नहीं होता, ये सब जो उनके नौकरी की जो प्रकृति है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या 24 घंटे जो काम करना है, 24/7 जो जवान काम करते हैं, वो भी एक वजह है कि फाइनेंशियल चीजों के ऊपर ध्यान नहीं जा पाता है? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है कि अगर एक आदमी की इथॉस, उसकी अपनी यूनिट, अपनी बटालियंस, उसके अंदर इस तरह का बातें चलती हैं, जैसे मान लीजिए किसी रिमोट एरियाज़ में है जहाँ पे वो सीधा जो है बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, उनके दिमाग में उस समय पैसा मैनेज करना, अपने पैसों को ग्रो करना, ये शायद लास्ट चीज़ होती है जो उनके दिमाग में आएगी। पहला उनका होता है जो कर्तव्य है, जिस काम के लिए मैं वहाँ पे हूँ, मैं हूँ, मेरी बटालियन है, मेरी ब्रिगेड है, मेरी डिवीज़न है, जो भी उस समय वहाँ पे अवेलेबल है, वो ज़्यादा उनके दिमाग में चल रहा होता है, और अपने पीछे जो घर में लोग हैं वो नंबर 2 पे आते हैं। सर्विस बिफोर सेल्फ एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। एक जवान को, एक ऑफिसर को सबसे पहले स्ट्राइक होता है, और इस सब के बीच में कहीं ना कहीं जाके उनका अपना जो भला होता है वो पीछे धीरे धीरे खिसकता रहता है। तो अब एक चीज मुझे ये बताएं सर, क्योंकि आप आर्मी के लोगों के लिए ही फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, तमाम जवान आपके सामने आते होंगे, अपनी प्रॉब्लम्स रखते होंगे, शेयर करते होंगे, कहाँ पे वो पैसे को इन्वेस्ट करें, ये आप जरूर देखते होंगे। एक आम धारणा लोगों की ये होती है कि अगर आप आर्मी में है तो आपको गवर्नमेंट के साइड से इतनी फैसिलिटी मिल रही है कि शायद आपको खुद से पर्सनल फाइनेंस देखने की जरूरत नहीं है। तो ये कहाँ तक आप सही मानते हैं? ये देखिए, वो है एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। अगर एंड में हम फाइनेंशियली देखें तो गवर्नमेंट सर्वेंट है। जिस तरह से किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को सैलरी मिलती है, जिस तरह के उनको एमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, उसी तरीके के इनको मिलते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो अधिकतर लोग भूल जाते हैं वो होता है रिटायरमेंट। क्या आपको मालूम है कि 34 साल की उम्र से जवान रिटायर करना शुरू कर देते हैं? जब सिविल में ये सोचा जाता है कि अब हमारा करियर ठीक से हो गया है, हमारे पास अब हमें जवान सॉरी
जब बाहर ये सोचा जाता है अब हमारा करियर सेट हो गया है और अब हम आगे अपना करियर को आगे बढ़ाएंगे, उस समय एक जवान के रिटायर होने का टाइम आ जाता है। अधिकतर ऑफिसर्स भी 54 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। तो कहीं पे हो सकता है थोड़े से अलाउंस मिलते हों, लेकिन अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट का सैलरी पैकेज है, दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए जो किसी भी आम आदमी के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं इन्वेस्टमेंट करने में, निवेश करने में, वो उनके साथ भी हैं और साथ ही साथ उनकी सर्विस से रिलेटेड और भी इश्यूज आ जाते हैं। बिल्कुल, तो आपको भी अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल फाइनेंस के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। और यही वजह है कि हम आज का शो भी कर रहे हैं। जय जवान हमने इसका नाम रखा है। जो देश की सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा करने का अगर कोई भी मौका किसी भी शख्स को मिले, मनी गुरु की टीम को जैसे आज मिला है, तो वो हम ज़रूर करना चाहेंगे। और फाइनेंशियल उन्हें भी लिटरेसी देना बहुत ज़रूरी है, जो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं और अपने बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं। तो ऐसे ही तमाम हम अड़चनों के बारे में बात कर रहे हैं कि जवानों की जिंदगी में कौन कौन सी ऐसी दिक्कत है जिसके चलते वो निवेश से जुड़ी हुई जो परेशानियां उनकी खुद की हैं वो दूर नहीं कर पाते हैं। और ऐसे ही एक और परेशानी के ऊपर सर अगर मैं चर्चा करूं तो वो है निवेश से जुड़ी हुई जानकारी इनके पास कम होती है, क्योंकि शायद ये ऐसी जगह पर तैनात होते हैं जहां निवेश की बातें ही नहीं होती हैं। इनके शायद 24 घंटे की रोजमर्रा की जिंदगी में जो बातचीत होती है उसमें निवेश कहीं शायद हिस्सा नहीं होता होगा। जो इनके दोस्त होते होंगे, आसपास के लोग होते होंगे, वो हम कहां पैसा लगाएं और कितना कमा ले, शायद ये चीजें सोचते ही नहीं है। और ये भी निवेश से जुड़ी जानकारी की जो कमी है उसकी एक बड़ी वजह है। बिल्कुल, आपने एक बहुत ही ज़रूरी बात कही है। अभी मैं कहता हूं कि शायद कहीं पे जाकर के लोग थोड़ा बहुत सोचने लगे हैं इसके बारे में। अदरवाइज सालों से, बल्कि शुरू से ही ये बोला जाता है कि आप अगर फौज में हैं तो पैसे की बात मत करिए। आपकी इथॉस में ही नहीं है पैसे की बात करना। कहीं कभी कोई पैसे की बात नहीं करता था। अगर कोई किसी तरह से बात करने की कोशिश करता था तो कहा जाता था जी ये तो बनिया है, ये तो बहुत ही मनी माइंडेड है, तुम फौज के अंदर आए हो कि पैसे के बारे में बात करने के लिए आए हो। तो कहीं पे उस तरह की इथॉस जब चलती गई है और अब जाके जब थोड़ा सा जब फैमिलीज की जो पहले यूनाइटेड फैमिलीज होती थी वो टूटने लग गई हैं, हर कोई अपनी छोटी सी फैमिली के साथ इंडिपेंडेंट हो गया है, तब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि कहीं पे फौज के अंदर पैसे की बात हो। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल मनी माइंडेड हर समय लोग जो हर चीज़ के अंदर पैसे की ही बात करें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हर कोई अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, चाहे आज के लिए चाहे फ्यूचर के लिए, इसको दिमाग में रख के, और जो ज़रूरी चीज़, कम से कम ज़रूरी चीज़ उनको मालूम होनी चाहिए, वो ज़रूर जो है किसी तरह से इस तरह की इथॉस आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल, हालांकि इस पेशे की यही खूबसूरती भी है कि ये लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, मनी माइंडेड नहीं होते हैं, जैसा आपने कहा। हालांकि आप धीमे धीमे जागरूकता जरूर बढ़ रही है, तो यही एक खूबसूरती भी है हमारे जवानों की और जो आर्मी के लोग हैं उनकी। सर एक चीज मैं और समझना चाहूंगी, इनकी जो जिंदगी होती है वो तो बहुत जोखिम भरी होती है, खुद ये कितना जोखिम ले सकते हैं? पोर्टफोलियो की अगर मैं इनकी बात करूं तो क्या इक्विटी फंड्स में इन्हें निवेश करना चाहिए, ऐसी जगह निवेश करना चाहिए जहां बहुत ज्यादा रिस्क है, या जो कंपेटिवली सेफ जगह है जैसे डेट फंड हो गया या बैंक में पैसा रखना हो गया, इन चीजों में इन्हें निवेश करना चाहिए? जोखिम जिसकी खुद की जिंदगी में बहुत ज्यादा है, वो कितना जोखिम ले निवेश में? देखिए, जोखिम की जहां तक बात होती है तो अपनी जिंदगी में जो जोखिम है और जो फाइनेंशियल रिस्क आप लेना चाहते हैं, दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों चीजों को हम मिक्स नहीं करना चाहेंगे। हाँ, ये जरूर कहेंगे क्योंकि इनकी अपनी निजी जिंदगी में काफ़ी जोखिम होता है, तो कुछ इंश्योरेंसेस वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस नहीं कहूँगा क्योंकि फौज उनको काफ़ी लाइफ इंश्योरेंस दे देती है सर्विस करते हुए, अधिकतर लोगों को कोई लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन बाकी और इंश्योरेंसेस, चाहे वो घर का है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस है, उसकी इनको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके बारे में बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है। मैं काफ़ी आर्टिकल्स लिखता हूँ, काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर रखता हूँ, मैं काफ़ी इसके ऊपर लेक्चर देता रहता हूँ पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग जगह जाके, लेकिन कहीं पे ये अभी भी पीछे रह रहा है। दूसरी चीज़ आ जाती है किस तरह की चीज़ों में निवेश करें। जैसे आपने इक्विटी की बात की, आपने डेट की बात की, तो वो जो है किसी भी
आदमी के लिए जिस तरह से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं वैसे ही होने चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से एसेट एलोकेशन, मतलब अलग अलग चीज़ों के अंदर ठीक तरीके से निवेश करना चाहिए उनको। जो लॉन्ग टर्म है सिर्फ उसी को इक्विटी में लेके जाना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म है, मान लीजिए बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की शादी अगले साल आने वाली है, उस पैसे को इक्विटी में ले जाएं या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ले जाएं तो वो बात बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि इक्विटी मार्केट नेक्स्ट ईयर कहाँ होगा कोई नहीं जानता। लेकिन ये ज़रूर हम जानते हैं कि अगर इक्विटी मार्केट्स के अंदर, चाहे वो हम डायरेक्ट इक्विटी से करें या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करें, अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा और काफ़ी टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स आ जाती हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें जो हैं 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। पहला, किस तरह की चीज़ के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। ऐसे ही पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया किसी भी चीज़ के लिए तो वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, जरा सी बात होने पे निकालने का दिल करेगा। तो बेस्ट तरीका यही होता है कि वो ये सोचें ये मेरे बच्चों की शादी के लिए है, या ये मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए है, ये मेरे घर बनाने के लिए है। इस तरह से करके एक गोल के साथ जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जोड़ देंगे तब वह जाकर के एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनेगी। जैसे मैंने कहा, अपनी फिजिकल रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क को हम बिल्कुल अलग करना चाहेंगे। कई बार मेरे पास कमांडो ऑफिसर्स आते हैं, पूरी जिंदगी में हर तरह की उन्होंने रिस्क ली है, बड़े से बड़ा काम जो किया है, जैसे कि आप अलग अलग हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज में करते हैं वो रियल लाइफ में करते हैं। लेकिन जब हम उनकी फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइलिंग करवाते हैं तो शायद फाइनेंशियल रिस्क उनको लेना पसंद नहीं है। तो इसलिए ये दोनों, फिजिकल रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क, बिल्कुल अलग चीज है। तीसरी चीज ये, उनको किसी भी हालत में इस तरह की चीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो वो नहीं समझते हैं। अधिकतर लोग डायरेक्ट स्टॉक्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन कहीं इधर से सुना उधर से सुना, कहीं उनको लगता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, चाहे शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, वो उसमें चले जाते हैं। अल्टीमेटली उनको पता लगता है कि ये उनके लाइक की चीज़ नहीं थी, लेकिन बहुत सारे केसेस में बहुत बड़ा नुकसान उठाने के बाद वो इसको समझ पाते हैं। तो मेरी तरफ से फौजी लोगों के लिए सबसे बढ़िया इन्वेस्ट करने का तरीका म्यूचुअल फंड्स का है, क्योंकि कोई और एक्सपर्ट्स हैं जो मैनेज कर रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका है और दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटी भी है। जिस तरह से जो आर्मी के लोग हैं उनके जीवन में एक संयम रहता है और निरंतरता रहती है, लगातार वो काम करते रहते हैं। वैसे ही एसआईपी भी आप अगर लगातार करते रहें, बिना रुके करते रहें, तो आगे चल करके जरूर आपको प्रॉफिट भी होगा। और जाहिर सी बात है कि आपको बार बार अपना पोर्टफोलियो देखना भी नहीं पड़ेगा। अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो आपको हर रोज शायद मार्केट देखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप कुछ वक्त में जरूर रिव्यू करते रहें अपने पोर्टफोलियो को, लेकिन हर रोज तो कम से कम उस पर ध्यान नहीं देना पड़ता है। तो ये तमाम हमने बात की अभी तक कि क्या निवेश में दिक्कतें आती हैं जवानों की जिंदगी में, और इसके अलावा किन अड़चनों की वजह से वो ठीक ढंग से अपनी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में सोच नहीं पाते हैं। अब जरा ये भी जान लेते हैं हम कि क्या उन्हें करना चाहिए और इसके अलावा क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजों का अगर तालमेल बना रहेगा तो उसके बाद निवेश की जो गाड़ी है वो पटरी पर चलती रहेगी। तो सबसे पहले जो सैनिक है, जो जवान है, वो किस तरह से निवेश को आगे बढ़ाएं, क्या करें, इसके ऊपर मैं आपसे समझना चाहूंगी। और खास करके वित्तीय सलाहकार की इसमें क्या जरूरत होती है, गोल डिसाइड कर लेना पहले से क्या जरूरत होती है, और रिटायरमेंट की जो बारीकियां है वो भी मैं आपसे समझना चाहूंगी सर कि क्या करना चाहिए निवेश करने के पहले। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, सबसे बढ़िया तरह की इन्वेस्टमेंट वो होती है जो किसी चीज के साथ लिंक कर दी जाए। जब वो किसी चीज के साथ लिंक करती जाती है तो वो हमारा एक लक्ष्य बन जाता है, जिसको अंग्रेजी में हम गोल्स कहते हैं। अगर वो लिंकिंग कर दी तो कहीं पे हमें अपने दिमाग में सेट हो जाता है, ये जो पैसा है, ये वाला जो भाग है, मैं अपने बेटी की हायर एजुकेशन के लिए मैं निवेश कर रहा हूं। तो अनलेस बहुत बड़ी जरूरत आ गई तो वो आदमी जो है, वो जो फौजी है, वो उसको रोकना नहीं चाहेगा। तो ये कंटिन्यूटी जब आ जाती है तो लॉन्ग टर्म में हम जानते हैं कि हर तरह की इन्वेस्टमेंट जो है बेस्ट रिटर्न्स देती है। तो सबसे पहली चीज जो मैं ये कहना चाहूंगा वो है कि जो चीजें 1-2 साल में आने वाली है उनके लिए कोई बहुत जबरदस्त आप प्लानिंग कर नहीं सकते हैं, लेकिन अधिकतर खासकर अगर उम्र कम है इस समय तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो करें। बहुत सिंपल सी चीज होती है
कुछ एक घंटे की बात होती है, अगर वो अपने आप करना चाहें, बस उन्होंने ये देखना होता है मैं कितना कमा रहा हूं, मैं कितना खर्च कर रहा हूं, मेरे आगे जाके बड़ी चीजें कौन सी आने वाली हैं, उनकी आज की डेट में क्या कीमत निकलती है, और अगर इतना टाइम लग जाएगा, जैसे मान लीजिए 4 साल बाद 10 साल बाद कोई चीज आने वाली है, तो उसकी उस समय कितनी कीमत होने की आशंका है, ये इन्फ्लेशन या महंगाई को उसके अंदर ऐड करके कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी ये रॉकेट साइंस नहीं है। अगर उनको लगता है ये चीज वो खुद नहीं कर सकते, इस तरह का डिसिप्लिन नहीं है, या इस तरह की मेहनत नहीं डालना चाहते हैं, या इस तरह की उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो आज की डेट में एक से बढ़ के एक फाइनेंशियल प्लानर्स अवेलेबल हैं। जिस जगह पे वो पोस्टेड हैं या जिस जगह पे उनका घर है, उसके आसपास मुझे पक्का है कि बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्लानर्स होंगे। नहीं अवेलेबल है फिजिकली, नहीं भी अवेलेबल है, तो आज की डेट में इंटरनेट वगैरह वो सारी फैसिलिटी देते हैं, फोन कॉल्स सारी फैसिलिटी देते हैं कि आप अपनी तरफ से एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर लेकर के उससे एडवाइस ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसके थ्रू निवेश भी कर सकते हैं। प्लानिंग करना कितना जरूरी है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जवानों की जो लाइफ रहती है उसमें अर्ली रिटायरमेंट की जो स्टेज है वो भी आती है, और अर्ली रिटायरमेंट की वजह से उन्हें क्या पहले से और ज्यादा पैसे बचा करके रखने की जरूरत है। सेविंग क्या आम लोगों से उनकी ज्यादा होनी चाहिए, कितना उन्हें ख्याल अपनी रिटायरमेंट का रखना चाहिए, और शुरू से इसकी प्लानिंग कितनी जरूरी है। देखिए, अर्ली रिटायरमेंट की जो आपने बात की, अगर हम परसेंटेज देखें तो अर्ली रिटायरमेंट का परसेंटेज बहुत कम है, और अधिकतर जो अर्ली रिटायरमेंट होती है, ऐसे नहीं होता कि कोई जो है सर्विस के अंदर जाता है और पहले ही सोच लेता है जी मैंने तो अर्ली रिटायरमेंट लेनी है। कुछ घर के सर्कमस्टेंसेज आ जाते हैं, कुछ फिजिकल सर्कमस्टेंसेज आ जाते हैं, या कोई इस तरह की बात होती है, तभी अर्ली रिटायरमेंट होती है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट से अर्ली रिटायरमेंट है, उसके दो पहलू आ जाते हैं। एक तो क्या वो पेंशनेबल सर्विस करके निकल रहे हैं या बिना पेंशनेबल सर्विस के निकल रहे हैं। अगर वो पेंशनेबल सर्विस के साथ निकल रहे हैं तो चांसेस हैं कि उनको एक थोड़ा सा बल्क अमाउंट भी मिलेगा और उनको पेंशन भी पूरी जिंदगी चलती रहेगी। प्रॉब्लम तब आती है जब वो निकल रहे हैं और पेंशनेबल सर्विस नहीं है। अब ये जो है एक बहुत मुश्किल समय आ जाता है, खासकर जवानों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो स्किल्स किए होते हैं, उन्होंने जिस तरह की एक्सपर्टीज की होती है फौज के अंदर, उसका बाहर बहुत कम यूज है। तो इसकी वजह से बिल्कुल सर, हमने ये तो बात कर ली कि जवानों को क्या कुछ करना चाहिए। अब जरा इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं कि उन्हें क्या कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिन्हें कर करके हम अपना पोर्टफोलियो बिगाड़ लेते हैं। तो क्या कुछ नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी आदमी की ये टेंडेंसी होती है कि वो अगले साल और अगले साल के बारे में तो बड़े आराम से सोच लेता है, लेकिन आज से 7 साल बाद क्या होने वाला है, 10 साल बाद क्या होने वाला है, ये हम लोग सोचते नहीं। जब समय आएगा तब देख लेंगे, जनरली सभी की टेंडेंसी होती है, और जवान कोई उससे अलग नहीं होते। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा, जो अगला 1 या 2 साल आने वाला है उसके बारे में आप बहुत कुछ अभी नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कहीं से लेने पड़ेंगे या कहीं से निकालने पड़ेंगे, तो ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसलिए शॉर्ट टर्म 1, 2, 3 साल के बारे में सोचना कम करिए, ज्यादा जो है लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना शुरू कीजिए। दूसरी चीज जो नहीं करनी चाहिए, जिसके बारे में आप नहीं समझते हैं, उन चीजों में निवेश मत करिए जी। जैसे आपने बोला मुझे कि इक्विटी के बारे। अब जवानों को आमतौर पे, ऑफिसर्स की अगर मैं बात करूं, ऑफिसर्स को समझ आता है। अगर नहीं समझ आता है, इंटरनेट कर लेंगे, गूगल कर लेंगे, बिंग कर लेंगे, वो करके वो समझ जाएंगे। आपके पास वक्त की कमी है जी, और यही वजह है कि आप बार बार एक ही चीज को देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, अलग अलग जगह सर्च नहीं कर सकते। तो जिन चीजों के बारे में समझ है उसी में निवेश करना समझदारी भी है। वक्त हमारे पास इतना ही है सर आज के लिए। बहुत शुक्रिया आपका मनी गुरु के इस स्पेशल शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और जवानों को इतनी अच्छी टिप्स और सलाह देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया शुक्रिया। तो मनी गुरु में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।